नमस्कार। जे न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबका हार्दिक नमस्कार। आज हम शुरुआत करेंगे टंगेल युद्ध से। टंगेल युद्ध में एक खूबसूरती है कि आसमान से सैनिक बरसते हैं, छाताधारी सैनिक जमीन में उतर रहे हैं और दुश्मन सेना को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि कुछ ही पलों बाद वहाँ का पुल जो जमुना नदी में बना हुआ है वो आज़ाद करा लिया गया। इसके अलावा मेमनसिंह, कुशिता और नोआखाली को भी आज़ाद करा लिया गया। नोआखाली से आपको ध्यान आ गया होगा, ये कहानी है बांग्लादेश की, बांग्लादेश को मुक्त कराने की। और आसमान से जो छाताधारी सैनिक उतर रहे हैं वो भारत के सैनिक हैं और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के मित्र सैनिक हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के करीबन 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। भारत के सैनिकों की जाबाजी, बहादुरी और युद्ध कौशल का प्रतीक है, तो पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार का प्रतीक है। और वो आज भी वहाँ पर नियाजी, जो जनरल नियाजी थे, उन्होंने उसमें आत्मसमर्पण किया था। आज पाकिस्तान में नियाजी कहने पर बहुत बुरा माना जाता है, शर्म की बात मानी जाती है। अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो भी नियाजी हैं। उनके विरोधी इसीलिए यहाँ तक कि वहाँ की संसद में कई बार कह चुके हैं, गो नियाजी गो। वीडियो आगे बढ़ाएं इससे पहले ये है विजयन टैंक। विजयन टैंक विक्टोरियस, इसका मतलब होता है विक्टोरियस। और सबसे खास बात इस टैंक की यह है कि ये भारत में ही बना हुआ है। ये ब्रिटिश जो टैंक थे विकर्स मार्क 1, ये उनका स्वदेशी स्वरूप है। इसका इंजन बहुत पावरफुल है और चलने में बहुत तेज। 105 mm की इसकी मेन गन लगी हुई है और 1966 से ये भारत की सेना के उपयोग में आया और 2004 में जाकर के इसे बाहर किया गया। बात टंगेल की इसलिए हो रही है कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में इसी टैंगल फॉर्मेशन को लेकर के हमारे हवाई जाबाज करतब दिखाएंगे। और यह उन 13 फॉर्मेशंस में से एक फॉर्मेशन है जो राजपथ के आसमान पर 26 जनवरी को हमारी वायुसेना के जाबाज दिखाएंगे, एरो फॉर्मेशन बनाएंगे। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के हुक्मरानों की ओर से हो रहे अत्याचार के खिलाफ वहाँ की मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया। मार्च 1971 से शुरू हुआ ये संग्राम 3 दिसंबर को अपने चरम पर पहुंचा, जिस दिन पाकिस्तान के वायुसेना ने भारतीय हवाई बेसों पर हमला किया। उसके बाद भारत ने मुड़ के नहीं देखा और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त दी। 11 दिसंबर को टंगेल में हमारे पैराट्रूपर्स उतरते हैं। उसके बाद 16 दिसंबर को पूरा पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है और एक नए देश का उदय होता है। आज मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इसी युद्ध में अमेरिका ने पहली बार और आखिरी बार भारत की ताकत, भारत के हौसले को तौलने का प्रयास किया था, जब उसने बंगाल की खाड़ी में इंटरप्राइज नाम के एक जहाज को तैनात कर दिया। लेकिन भारत ने हिम्मत नहीं हारी और भारत के साथ में रूस समेत कई देश आ गए। नतीजा ये हुआ कि 13 दिसंबर को इंटरप्राइज जो है बंगाल की खाड़ी छोड़ करके दक्षिण पूर्व की तरफ चला गया। ये युद्ध जो है न सिर्फ भारतीयों के आधुनिक इतिहास को गौरव प्रदान करता है, बल्कि अमेरिका जैसे एक महाशक्ति को भी इस बात के लिए रोकता है कि वो भारत के खिलाफ टेढ़ी नजर कर पाए। अब हालात आपने देखे होंगे कि हाल में चीन अपने को विश्व शक्ति घोषित करना चाह रहा है और भारत के साथ जोर आजमाइश कर रहा है। देखिए उसके हालात क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि हम मूल कहानी पर। टंगेल का जो जिक्र हमने किया, जो एयर फॉर्मेशन हमारे गणतंत्र दिवस परेड में बनने वाली है, हम उस इतिहास को एक बार फिर से अपनी नई पीढ़ी के सामने रखेंगे। पुरानी पीढ़ी रिकॉल करेगी कि 1971 का युद्ध कितने
सुंदरता से, कितनी खूबसूरती के साथ हमने वो लड़ा और पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा है। अब गणतंत्र दिवस की बात आ रही है। गणतंत्र दिवस में ही एक और एयर फॉर्मेशन बनने जा रहा है, जिसे मेघना के नाम से हम लोग जानते हैं। वहां पर मेघना नदी है। इससे पहले मैं बता दूं, जिस जमुना नदी का मैंने जिक्र किया था, ये जमुना नदी बांग्लादेश में बहती है और हम लोग भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो मेघना के नाम से भी एक एयर फॉर्मेशन राजपथ पर देखने को मिलेगा, जो हमें 1971 पूरे युद्ध की याद दिलाएगा। ये जो मेरे पीछे आप हवाई जहाज देख रहे हैं, ये MiG-21 है। MiG-21 बाइसन के नाम तो आपने बहुत सुना होगा। विंग कमांडर अभिनंदन के माध्यम से इसके बहुत प्रचार हुआ है इस जहाज का। और ये जहाज कम से कम 50 साल से भारतीय वायुसेना की सेवा में है। इसने 71 की लड़ाई में ज़बरदस्त रोल अदा किया था। उस समय डकोटा विमानों ने भी रोल अदा किया था। डकोटा विमान तो इस बार गणतंत्र की परेड में देखने को मिलेंगे, लेकिन MiG-21 नहीं देख पाएंगे, इसलिए कि ये सिंगल इंजन जहाज है। इस फाइटर को इस बार जितने भी जहाज राजपथ की परेड में आपको देखने को मिलेंगे, सब ट्विन इंजन हैं, यानी कि डबल इंजन लगे हुए हैं। हो सकता है सुरक्षा कारणों से ये निर्णय लिया गया हो सकता है कि भारत ये दिखाना चाहता हो कि हमारे पास में मीडियम और हैवी रेंज के कितने जहाज हैं। Su-30 MKI, राफेल और जगुआर, ये इस तरह के विमान हैं। इस बार की जो परेड है वो कई तरह से खास है। अगर हम खासियत गिनाने लगें तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 17 जगुआर जहाज 75 लिखेंगे आसमान में, यानी कि 75 इसलिए लिखेंगे कि हमारी आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं और ये हमारे अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। इसलिए जो है आसमान में 17 जहाज 75 का अंक बनाएंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसमें 13 फॉर्मेशन बनाएंगे। 13 फॉर्मेशन में से 2 फॉर्मेशन बांग्लादेश को समर्पित हैं। एक तो मैंने पहले जिक्र किया मेघना के नाम से, जिसमें 71 के युद्ध को याद किया जाएगा। दूसरा टंगेल ध्वज फॉर्मेशन के साथ में इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद रुद्र फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। रुद्र के बाद मेघना फॉर्मेशन आएगा, फिर टंगेल आएगा। इसमें तरंग, नेत्र, विनाश, बाज, त्रिशूल, वरुण, तिरंगा और आखिरी विजय फॉर्मेशन होगा। विजय में एकमात्र राफेल आएगा, जो कि राजपथ में राष्ट्रपति के सामने सीधे ही वर्टिकल अपने करतब दिखाएगा, यानी कि वहाँ पर आने के बाद सीधे नोज अपनी आसमान की ओर करके वो अपने करतब दिखाएगा। पथ पर जो हमारे हवाई जहाज आएंगे 27 लड़ाकू विमान होंगे, बाकी फिक्स विंग एयरक्राफ्ट भी होंगे और रोटरी एयरक्राफ्ट यानी कि हेलीकॉप्टर भी होंगे। इस बार का गणतंत्र परेड आधे घंटे विलंब से होगी, यानी कि जो अभी तक 10 बजे हुआ करती थी वो 10:30 बजे होगी, क्योंकि उसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो सुबह के समय कोहरा रहता है, हवाई जहाज़ों के करतब देखने में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं जल्दी, और देर से होने में 11-12 बजे के बीच में अगर होता है तो कोहरा छट जाता है। दूसरी चीज़ ये बताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो शहादतें हुई हैं उनको भी श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, इसलिए आधा घंटा विलंब से होगा। तीसरी चीज़ ये है कि इस बार गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम 23 जनवरी से शुरू होकर के 29 जनवरी तक चलेंगे। ये पहले वो 24 जनवरी को शुरू होते थे, उस दिन प्रधानमंत्री बहादुर बच्चों को पुरस्कृत करते थे, लेकिन इस बार 23 जनवरी को ये शुरू होंगे और 23 जनवरी से 29 जनवरी तक बीटिंग रिट्रीट के साथ ही इनका समापन होगा। चौथी चीज़ है, जो थ्रेट मिली हुई हैं, यानी कि जो इनपुट्स आए हुए हैं आईबी के माध्यम से कि इस पर कोई आतंकी हमला हो सकता है, इसलिए 20 जनवरी से लेकर के
15 फरवरी तक दिल्ली के आसमान में किसी भी किस्म के यूएवी या पैराग्लाइडर आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस बार की गणतंत्र परेड में कुछ खास लोगों को बुलाया जा रहा है, जो हैं दिल्ली के ऑटो चालक, वहाँ के मजदूर, जो कि सरकार के आमंत्रण पर वहाँ देखने आएंगे। अभी तक इन लोगों को वहाँ प्रवेश नहीं मिलता था, लेकिन इस बार सरकार की ओर से, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल हैं, उनको बुलाया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इसमें निश्चित तौर पर दर्शकों की संख्या बहुत सीमित कर दी गई है, लेकिन यह जो दूरदर्शन के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोग इसकी परेड को देखेंगे तो पाएंगे कि यह परेड दुनिया के देशों को ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे पास में कितनी हवाई ताकत है। पांचवी बात यह है कि समापन समारोह में करीबन 1000 ड्रोन्स को आसमान में उड़ाया जाएगा। ड्रोन्स ये जो है दिल्ली आईआईटी की तरफ से वहाँ का एक स्टार्टअप है, वो प्रस्तुत करेगा। ये जो भारतीय यूएवी की शक्ति है, यानी कि जो हम धीरे धीरे यूसीएवी भी हम बना रहे हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, तो उसका भी एक प्रदर्शन होगा। इसी के साथ यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय भी है, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इसमें लेजर शो के माध्यम से ये दिखाया जाएगा कि हमारा इतिहास क्या रहा है। अंत में आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि एक दिन पहले से गणतंत्र दिवस समारोह क्यों शुरू किए जा रहे हैं। 23 जनवरी यह सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं, ये उनका जन्मदिन है। अभी तक जन्मदिन अलग हुआ करता था और गणतंत्र दिवस परेड समारोह के जो कार्यक्रम हैं वो अलग हुआ करते थे, लेकिन अब एक साथ मिलाने का मतलब है कि यह दिन 23 तारीख उस तरह से हो गई है जैसे हम 5 सितंबर मनाते हैं, जैसे हम 14 नवंबर मनाते हैं, जैसे हम 2 अक्टूबर मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से आज़ादी के आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और यह उनके प्रति एक सम्मान जो दर्शाया जा रहा है, यह अमृत महोत्सव वर्ष में आ रहा है। देर से आए दुरुस्त आए की बात तो है, लेकिन सबसे बड़ा संयोग ये बन रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह 125वीं जयंती वर्ष भी है। अपने व्यूअर्स से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों की सीरीज चल रही थी चुनावी आचार संहिता पर। मुझे आज मतदाताओं के अधिकार और मतदाताओं के कर्तव्यों के बारे में ये वीडियो देना था, लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर के एक जानकारी मिली और कुछ लोगों ने उस पर सलाह भी दी कि गणतंत्र दिवस को लेकर के ही वीडियो एक बनाइए। तो ये वीडियो, क्योंकि देश पहले है, तब जा कर के उसका गणतंत्र है, तब वोटर है, सारे अधिकार उसके बाद में हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा। थोड़ा भी इसमें कुछ जानकारी वाली चीज़ें हैं, आपकी जानकारी बढ़ा रही हैं, तो अन्य लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।